ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। संकट में आपका अस्तित्व, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे। एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ आप देखिए, विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल कब किया गया था? आप लोग बताइए नीचे, किस संविधान संशोधन के तहत? चाहे देखिए विधानसभा के, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, इन्हें कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 के तहत, कितने? अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। अब देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सभी कद्दावर नेता हार गए। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आप मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के टूटने की डर भी सता रहा है। और देखिए, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी आम आदमी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल चुका है। तो ये राजनीति की बातें हो रही हैं। आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। बीजेपी की सरकार बन चुकी है यहाँ। और क्या, और आप लोगों को इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक देश एक कानून की शुरुआत। देखिए, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, सबके लिए समान कानून की बात हो रही है, उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। देखिए, एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि जो सिविल कानून है ना, वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, तो उन सबको एक करने की बात हो रही है। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद गुजरात सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। इसके लिए उसने 5 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। अच्छा होगा कि गुजरात सरकार की यह समिति उन आलोचनाओं को ध्यान में रखे जो उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता के कुछ प्रावधानों को लेकर हो रही है। समान नागरिक संहिता का मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वे किसी भी पंथ, मजहब, क्षेत्र, जाति के क्यों ना हो। अब उत्तराखंड में विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में राज्य के सभी लोगों के लिए एक जैसे नियम होंगे। और आप देखिए, आज़ादी के बाद से ही पूरे देश में इसे लागू करने की बात होती रही है। और जब संविधान निर्माण हो रहा था तब भी यह मुद्दा बहस के केंद्र में था, यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यूसीसी वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह एक स्वैच्छिक रहना चाहिए। उन्होंने इसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 का हिस्सा बनाकर देश की आने वाली पीढ़ियों पर इसका निर्णय छोड़ दिया। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना। इसके बावजूद आप देखिए, स्वतंत्रता के बाद इतने लंबे समय तक एक देश एक कानून पर अमल नहीं हो सका। देशवासियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार इसे लागू कर सकती है, क्योंकि यह सरकार अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, इसका एक कोर मुद्दा भी यूसीसी रहा है। दुनिया के किसी भी प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश में जाति, पंथ, मजहब के आधार पर अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से हमारे यहाँ विवाद, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के नागरिक कानूनों में एक ऐसी समानता लाने की जरूरत है जो सभी पंथ, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही व्यवस्था में लेकर आए। और जब तक कि देश के संविधान में यह सुधार नहीं होगा, तब तक भारत सही मायने में पंथनिरपेक्ष नहीं होगा। अभी भारत में 2 प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो हिंदू, सिख, जैन आदि संप्रदाय पर लागू होता है। दूसरा है इस्लाम को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। अलग अलग पंथों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। यूसीसी नागरिक लागू होने से इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे।
और यूसीसी का विरोध करने वालों का मत है कि यह सभी पंथों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है। यह मिथ्या आरोप है क्योंकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना और न्याय करना है। यूसीसी का संविधान सम्मत सेकुलर नागरिक संहिता है। ध्यान रहे कि मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे कई मुस्लिम बहुल देशों में भी यूसीसी लागू किया जा चुका है। अब आप देखिए कि आपके पड़ोस में कोई रह रहा है, वो किसी और जाति धर्म का है, तो उसके लिए अलग कानून है, आपके लिए कुछ और कानून है। तो एक आप देखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो वो देखेंगे उनका कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, उस हिसाब से वो फैसला किया जाएगा। आपकी कौन सी जाति है, आपका कौन सा धर्म है, वो आपके हिसाब से फैसला किया जाएगा। तो जब एक समान कानून हो जाएगा तो सबको एक निगाह से देखा जाएगा। फिर यूसीसी लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 1985 में साहिबानो मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि यह दुख का विषय है कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। 1995 में सरला मुद्गल केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताबद्ध करके अलविदा कर दिया गया। ऐसे में देश में समान नागरिक संहिता को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का कोई उचित नहीं है। कुछ प्रथाएं मानवाधिकार एवं गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। मजहब के नाम पर मानवाधिकार का गला घोंटना निर्दयता है। 2003 में जॉन बलवत्तम केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। 2017 में साइना बानो केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करें। हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। चूंकि समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है, लिहाजा इसके लागू होने से देश के सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और देश की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी और व्यक्तिगत या फिर मजहबी कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। कुछ समुदायों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। यूसीसी लागू होने से महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति पर बेटों के समान अधिकार मिलेगा और मुस्लिम लड़कियों का छोटी आयु में विवाह होने से रोका जा सकेगा। मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं जिनका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। यूसीसी लागू होने से सभी समुदायों में तलाक की प्रक्रिया एक जैसी होगी। लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं डॉक्टर जगदीप सिंह, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। परम सत्ता की स्वीकारता। सुख किसी भी मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है, किंतु प्रश्न है कि सुख किस स्रोत से और कैसे प्राप्त हो। इसका कोई समान उत्तर नहीं है। कोई संसारिक पदार्थों में, कोई संसारिक प्रभुता में, कोई त्याग और कोई वैराग में इसे खोज रहा है। जो प्राप्त हो गया उसे सहेजना और उसमें बढ़ोतरी की चिंता ही उस सुख को छींट करती रहती है। जब कुछ जाता है तो संताप घेर लेता है। उस संसार में जो भी दृष्टिमान है वह माया का रूप है। माया को चंचल कहा गया है। मनुष्य कितना भी शक्तिशाली या सामर्थ्यवान हो, उसका आप देखते हैं कि ह्रास होता ही है। यदि मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर ले तो दुख से बच सकता है। और आप देखिए, जीवन जीने के लिए पदार्थ चाहिए और बल भी चाहिए, किंतु निर्बाध जीवन हेतु आवश्यक इनकी मात्रा और सीमा का ज्ञान होना अपरिहार्य है। और सीमा से अधिक की इच्छा ही दुखों का मूल बनती है। सदैव आप देखते हैं कि संचय सदैव उसका होता है जो आवश्यकता से अधिक हो। मनुष्य को जो भी प्राप्त हुआ उसे अपना मान लेना ही दुख है, मान लेना भी दुख है। अपना मान लिया तो उसके जाने का दुख भी होता है। सच यह है कि आज मनुष्य के पास जो भी है उसका अपना नहीं है, या उसे आप देखते हैं परमात्मा की कृपा और इच्छा से प्राप्त हुआ है। बहुत से लोग धन के लिए प्रयास करते हैं किंतु सफल नहीं होते हैं। धन उसे प्राप्त होता है जिसे परमात्मा ने इस योग्य समझा। यह तन भी तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। मनुष्य के बस में ना जन्म है ना मृत्यु है, सभी कुछ परमात्मा के अधीन है। तो स्वामित्व कैसा, संचय किसका? मनुष्य के पास जो भी है, यहां तक कि उसका तन भी, वह उसका मात्र उपयोग करता है। जब वह इसे स्वीकार कर लेगा, सब कुछ होते हुए भी उसका कुछ नहीं है, तो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। अपना कुछ भी ना होने की भावना एक दास की भांति परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने का संकल्प प्रदान करती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए। महाकुंभ का प्रबंधन। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ महाकुंभ हो रहा है
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे। प्रयागराज और साथ ही उसके आसपास के शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या केवल यही नहीं बता रही कि बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से महाकुंभ पहुंच रहे हैं, बल्कि यह भी इंगित कर रही है कि शासन प्रशासन यह अनुमान नहीं लगा सका कि अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कायम रहेगा। यह भी स्पष्ट है कि सार्वजनिक परिवहन के उतने साधन उपलब्ध नहीं कराए जा सके जितने आवश्यक थे। पहले माना जा रहा था कि महाकुंभ में मुख्य स्नान के अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों ने यह समझा कि महाकुंभ के आखिरी चरण और मुख्य स्नान से इतर दिनों में भीड़ कम होगी, इसलिए तब जाना अधिक उपयुक्त रहेगा। इसी का परिणाम यह हुआ कि प्रयागराज पहुंचने वाले सभी रास्तों पर कई कई किलोमीटर जाम देखने को मिला है। चूंकि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु चित्रकूट, वाराणसी, मिर्जापुर, अयोध्या भी पहुंच रहे हैं, इसलिए इन शहरों में भी जाम लग रहा है। और स्थिति यह है कि प्रयागराज से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहरों में भी वाहन रेंगते दिखे। इसके चलते तमाम लोगों को सड़कों पर अपना समय बिताना पड़ रहा है। अनुमान है कि प्रयागराज में हर घंटे 5-6 हजार वाहन पहुंच रहे हैं। इससे इतने अधिक वाहनों की पार्किंग संभव नहीं है। इसलिए और भी क्योंकि अनेक श्रद्धालु कई दिन महाकुंभ में बिताना पसंद कर रहे हैं, अच्छा होता कि वाहनों को पार्किंग की अनुमति एक तय समय के लिए दी जाती। इसी के साथ हर दिन यह सूचना भी सार्वजनिक की जाती कि प्रयागराज पहुंचने के लिए कौन से दिन और रास्ते सुविधाजनक होंगे। केवल निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंचने वालों को ही समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ रहा है, विमानों, ट्रेनों, बसों से जाने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ना होने पाए इसके लिए सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए था। हालात के हिसाब से तत्काल रणनीति बदलनी चाहिए थी और लगता है कि भारी भीड़ का अनुमान लगाए और उसके प्रबंधन की समुचित व्यवस्था किए बिना ही यह कह दिया गया कि महाकुंभ में ऐसी व्यवस्था की गई 100 करोड़ लोग भी आ जाएं तो समस्या नहीं होगी। जो भी हो, कम से कम अब मेला स्थल प्रयागराज शहर और आसपास के क्षेत्रों में इतने ऐसे जतन युद्ध स्तर पर किए जाएं और जिससे श्रद्धालुओं को समस्याओं से मुक्ति मिले और जो लोग रास्तों में फंस जा रहे हैं उन्हें कम से कम परेशानी हो और वे कुछ समय के लिए वहीं रुक सकें। इसके लिए पड़ोसी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए जाने चाहिए। यह भी समय की मांग है कि ट्रेनों, बसों और अपने वाहनों से महाकुंभ पहुंच रहे लोग संयम और अनुशासन का परिचय दें। भार वहन क्षमता, ये उत्तराखंड सीमांत राज्य है। देख लीजिए, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। कौन यहाँ के मुख्यमंत्री है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसकी सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं। ऐसे में सीमा तक पहुंच मार्गों की दुरुस्त होना जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार अब सीमांत जिलों के मार्गों के पुलों के उच्चीकरण पर जोर दे रही है और इस कड़ी में केंद्र की स्वीकृति के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से 300 से अधिक पुलों की भार वहन क्षमता बढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड में वर्तमान में विभिन्न मार्गों पर 2000 से अधिक छोटे बड़े पुल हैं और इनमें से जितने बड़े पुल वे स्वतंत्रता से पहले के हैं या फिर अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय के हैं। राज्य के गठन के बाद राज्यों में सड़कों का जाल मजबूत हुआ है। अब 4 धाम ऑल वेदर रोड का निर्माण और कई राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते क्षेत्र को सुरक्षित करने की जरूरत महसूस की गई है। इसके लिए सीमा तक पहुंचने वाले सब संपर्क मार्गों को चौड़ा किया जा रहा है। देखा गया जो पुल अभी हैं वे भारी वाहनों की क्षमता के अनुरूप नहीं है। इसी कारण आप देखिए सड़क निर्माण के कार्यों में इस्तेमाल में भारी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। सेना के पास भी भारी वाहन होते हैं। ऐसे देखते हुए राज्य के पुलों को भी बी श्रेणी में आप देखते हैं बी श्रेणी से ए श्रेणी में लाया जा रहा है और इन पुलों से न केवल भारी वाहनों का आवागमन सुनिश्चित होगा बल्कि पर्यटन सीजन के दौरान भी यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। और देखिए, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। रेबीज मुक्त भारत का सपना, हाल में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में कुत्तों के काटने के 21,95,122 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 5 लाख पीड़ित 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे। इसके अलावा अन्य पशुओं द्वारा काटने के 5,04,728 मामले भी दर्ज किए गए। इस प्रकार देश में पशुओं के हमलों की कुल संख्या 27 लाख घटनाएं दर्ज की गई। इनमें से अधिकांश घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज की गई। यह स्थिति साफ तौर पर दर्शाती है कि आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या और उनका आक्रामक व्यवहार सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बन गया है। आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण न होने के कारण ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जानवरों के हमले न केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आप देखेंगे
कुछ मामलों में ये जानलेवा भी साबित होते हैं। भारत ने 2030 तक देश को रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था। इस संदर्भ में 2021 में राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज की घटनाओं को रोकना है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल रेबीज के कारण 5,700 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं। इससे पता चलता है कि मौजूदा उपाय पर्याप्त नहीं है और इस दिशा में और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। गोवा ने आप देखिए 2023 में बड़ा दावा किया था कि वहां रेबीज पूरी तरह समाप्त हो गया है। इससे पता चलता है कि अगर सही नीतियों को अपनाया जाए और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो इस जानलेवा बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि भारत में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक चुनौतियां बनी हुई हैं और इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। नगर निगमों को प्रभावी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए ताकि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके साथ ही लोगों को भी इस विषय में जागरूक किया जाना चाहिए कि वे कुत्तों को अनियंत्रित रूप से खाना नहीं खिलाएं, जिससे वे अधिक आक्रामक ना बने। और इसके अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि जानवरों के काटने के शिकार लोगों को शीघ्र और प्रभावी उपचार मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और समाज एकजुट होकर कार्य करे तो निश्चित रूप से 2030 तक रेबीज मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं? बताइए, कुछ आप लोग बोला करिए भाई। ये टिप्पणियां हैं, नहीं देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि एआई की खूब चर्चाएं हो रही हैं। एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मानव और अन्य जंतुओं द्वारा प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि की विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धि की बात कर रहा हूं मैं। और एआई के क्षेत्र में शुरू हुई असली जंग, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। अभी यह कहना मुश्किल है कि हाल में 2-2.5 वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के रूप में तकनीक के जिस इंतजाम ने दुनिया में ज्यादा जोर पकड़ा, वह असल में मानव विकास के क्षेत्र में सच में कोई विकास करेगा या नहीं। लेकिन यह तो तय लग रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में पश्चिम देशों का लंबे समय अरसे से जो दबदबा कायम रहा, उसमें अब भरपूर सेंध लग गई है। कंप्यूटर और इंटरनेट के बाद एआई टूल और सॉफ्टवेयर के बारे में हाल तक ये हालत रही कि दुनिया में इनके लिए अमेरिका जैसे देशों की कंपनियों की मोहताज रही हैं। जैसे नवंबर 2020 में ओपन एआई नामक जिस अमेरिकी कंपनी ने चैट जीपीटी सरीखा तूफान खड़ा किया, उसे देखकर लगा कि दुनिया इसके रहमो करम पर ही आश्रित होकर रह जाएगी। लेकिन इसके आविष्कार के 2.25 साल के अंदर हाल में चीनी कंपनी ने कि बनाए डीपसीक R1 नामक एआई टूल ने चैट जीपीटी को जिस स्तर पर चुनौती दी है, उससे यह भरोसा जगा कि तकनीकी के क्षेत्र में पश्चिमी देशों का एकाधिकार जल्द ही टूट जाएगा। बहुतेरे मामलों में चीन और भारत की कंपनियां यहाँ के युवा ऐसी तरक्की हासिल करेंगे जिस तरह आज विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियां अपने अभियानों के लिए इसरो की मदद ले रही हैं। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर में देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ उसी तरह एआई में भी भारतीय प्रतिभा दुनिया के लिए सिर चढ़कर बोल रही होगी। आईटी जैसी चमक की जरूरत है। हालांकि यह बात थोड़ी अफसोस के साथ कहनी पड़ रही कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के मामले में जिस भारतीय मेधा के सामने अरसे से दुनिया नतमस्तक रही, वैसी चमक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एआई से संबंधित आविष्कारों के मामले में हमारा देश अभी तक नहीं दिखा पाया है। कायदे से होना तो यह चाहिए कि जिस तरह से 1980 के बाद के वर्षों में अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार किया था और भारत ने परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाकर दिखा दिया था कि वह तकनीक के मामले में किसी का मोहताज नहीं है, उसी तरह आईटी में हासिल बढ़त के आधार पर भारतीय कंपनियां और होनहार आईटी इंजीनियर एआई और कंप्यूटर एवं इंटरनेट तकनीक से संबंधित नए नए टूल का आविष्कार अपने यहाँ करते। और जिस तरह अमेरिका में चैट जीपीटी बना, चीन में टिकटॉक एवं आप देखते हैं कि पबजी जैसे इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म तैयार हुए, कुछ उसी तरह भारत में आप देखते हैं कि क्या भारत में बने टूल और प्लेटफॉर्म दुनिया को चमत्कृत कर देते। अभिप्राय यह है कि पिछलग्गू बनने के बजाय भारत इन क्षेत्रों में नई जमीनी तोड़ता और साबित कर देता कि जिस देश को कभी विश्व गुरु होने का सम्मान हासिल था, उसका आधार आज भी कायम है। हालांकि सीमाई दायरे को थोड़ा बढ़ाए तो कह सकते हैं कि पड़ोसी चीन ने नई खोजों के महत्व को समझा है। वहां ऐसे
आविष्कारों को अनुकूल माहौल और प्रोत्साहन देकर यह साबित करने की कोशिश हुई है कि एशियाई देशों में अमेरिका यूरोप से भी आगे निकलने का मुद्दा है। आज की तारीख में इसका स्पष्ट उदाहरण डीपसीक R1 नामक वह एआई टूल है जिसने चैट जीपीटी समेत कई अन्य एआई टूल और सॉफ्टवेयर निर्माताओं की नींद उड़ा दी है। डीप सीक से जगी उम्मीद है। इसमें संदेह नहीं कि चैट जीपीटी जैसी सनसनी हाल के दौर में एआई से जुड़े किसी और टूल ने नहीं मचाई। हालांकि इस क्षेत्र में ओपन एआई, चैट जीपीटी के अलावा गूगल जेमिनी, पूर्व में वार्ड और फेसबुक मेटा एआई जैसे कई और विकल्प मौजूद हैं। थोड़े बहुत अंतरों के साथ इनके अलग अलग इस्तेमाल भी हैं और इन्हीं आधार पर दुनिया इन्हें आजमा रही है। पर अमेरिकी कंपनियां यह सोचकर निश्चिंत थी कि आने वाले 10-20 वर्षों में उन्हें कोई बड़ी चुनौती दुनिया के किसी कोने से नहीं मिल सकती है और इसी कारण वे इन टूल्स के आविष्कार की मनमानी कीमत बताते उपभोक्ताओं से अच्छी खासी फीस वसूल करती हैं। और जैसे बताया गया कि आज चीनी कंपनी ने डीप सेक R1 को करीब 50 से 60 लाख डॉलर में बना दिया है, जो चैट जीपीटी बनाने में आई लागत से 10 गुना कम है। तात्पर्य है कि अमेरिकी कंपनियां तकनीकी विकास के नाम पर अत्यधिक खर्च का हवाला देते हुए अपनी सेवाओं के लिए भारी भरकम शुल्क लेती रही हैं और इससे उनकी कमाई भी रही है। इसके उलट चीनी ऐप या फिर टूल डीप सीक को चूंकि कम लागत के साथ बनाया गया और इसलिए इसके ज्यादातर संस्करण पूरी दुनिया के उपभोक्ताओं को मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, डीप सीक R1 से चैट जीपीटी के मुकाबले ज्यादा विस्तृत समाधान मिलने का दावा इसे बरतने वाले कर रहे हैं। हालांकि यहाँ कुछ पूर्वाग्रहों का दावा भी किया गया और जिनके मुताबिक चीनी सरकार से जुड़े नकारात्मक प्रसंगों की जवाब तलबी पर यह एआई टूल उत्तर देने से कन्नी काट लेता है। और फिर भी जिस तरह से यह एआई टूल मुफ्त में मुहैया कराया जा रहा है, वैश्विक डेवलपर्स को इसका ओपन सोर्स संस्करण हासिल है और उसने दुनिया में तहलका मचा दिया। खुद अमेरिका में स्मार्टफोन एप्पल के ऐप स्टोर पर इसे डाउनलोड करने की होड़ मच गई है। डाटा चोरी का नया जरिया। तो आप देखिए डीप सीक R1 रूपी चीनी का एआई आविष्कार तहलका तो जरूर मचा रहा है, लेकिन यह उन आशंकाओं के दायरे से बाहर नहीं है जो चीन में पैदा हुए किसी भी तकनीकी आविष्कार को लेकर पूरी दुनिया में कायम रही है। अमेरिकी प्रशासन तो लगातार कई चीनी कंपनियों पर डाटा चोरी या जासूसी का आरोप लगा रहा है। कुछ वैसी चिंताएं हमारे देश में भी रही हैं। इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर चीन में बने इंटरनेट मीडिया ऐप टिकटॉक और ऑनलाइन गेम पबजी को ही देश में प्रतिबंधित नहीं किया गया, बल्कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर भारत में प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। कुछ चीनी मोबाइल निर्माता कंपनियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ऐसे में यह मानना भूल होगी कि डीप सीक R1 के जरिए भारत समेत दुनिया से लोगों की निजी जानकारियां और अन्य डाटा नहीं चुराया जा रहा होगा और इसलिए डीप सीक को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। भारत को इस संबंध में सावधानी बरतने के साथ साथ यह कोशिश भी करनी होगी कि ऐसी तकनीकी आधारित आविष्कारों के कारण के भारतीय संस्करण जितनी जल्दी हो सके तैयार किए जाएं ताकि उपभोक्ताओं की निजी जानकारियां देश से बाहर जाने से रोक सकें। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्राहकों की निजी जानकारियों की चोरी के रास्ते ही दुनिया भर से साइबर फ्रॉड किए जाते रहे। एआई में बराबरी करने में अभी कोई देरी इससे जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो सकती है। इस ढांचे में सेमीकंडक्टरों की जरूरत है और देश के भीतर ही बेस सर्वर लगाने की आवश्यकता है जहां से गुजरकर डाटा और तमाम जानकारियों की प्रोसेसिंग होती है और कोई एआई टूल सवालों के वांछित हल पैदा करता है। इसलिए अगर सरकार एआई के क्षेत्र में बजट मुहैया कराने के साथ संबंधित विभागों को सरकारी निजी क्षेत्र में किए जा रहे इनोवेशन को बढ़ावा देने का काम करती है तो चैट जीपीटी को भूलने और उसकी जगह किसी भारतीय एआई टूल को अपनाने में ज्यादा विलंब नहीं होगा। और एक भारत बड़ा बाजार है, जनसंख्या के मामले में हम लोग टॉप पर पहुंच चुके हैं, इसलिए भी जरूरी है। जो पकड़ रहा है इंडिया एआई मिशन। हाल ही में केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने देश में एआई के ढांचागत विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष इस मद में 255 करोड़ रुपए दिए गए थे। पिछले वर्ष के मुकाबले एआई के क्षेत्र में दोगुना बजटीय प्रावधान सही दिशा में हो रही नीतिगत पहलों को दिखाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा पर खास ध्यान देने की योजना के तहत एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के संदर्भ में यह पहल मददगार साबित होगी। लेकिन जिस तरह की चुनौतियां इस क्षेत्र में पैदा हो रही हैं उन्हें देखते हुए इससे कई गुना ज्यादा रकम खर्च करने की जरूरत है। हालांकि यह सही है कि जैसी दुविधा किसी जमाने में हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति को लेकर थी, वैसा कोई उलझाव योजनाकारों से लेकर देश के शैक्षणिक वातावरण में एआई को लेकर नहीं है। सरकार का इस बारे में क्या इरादा है, इसकी झलक 2023 में भारत में आयोजित G20 सम्मेलन और एआई का प्रवासिक बैठकों में ही मिल गई थी और जब कहा गया था कि सरकार इंडिया एआई मिशन पर जोर देना चाहती है ताकि इसे लेकर माहौल में उत्सुकता पैदा हो। और
ये आप देखते हैं पैदा की जा सके। इससे पहल कदमियों का असर हो रहा है। इसकी झलक आप देखते हैं कि कुछ ही समय सामने आई बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप की रिपोर्ट में देखी। इसमें दावा किया गया कि एआई के इस्तेमाल विशेषज्ञ संख्या और शोध प्रकाशनों पर आधारित 73 देशों की ग्लोबल रैंकिंग में भारत पहले 10 देशों की पायदान पर खड़ा है। ये आप देखेंगे और आप देखेंगे कि इस रैंकिंग में भारत एआई विशेषज्ञों की संख्या के मामले में दूसरा और शोध प्रकाशनों के मामले में तीसरा देश है। इसका यह अर्थ है कि भारत उन देशों में शामिल है जो एआई को अपनाने के मामले के लिए सबसे ज्यादा तैयार हैं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में एआई से जुड़े पेटेंट हासिल करने की दर भी काफी अधिक है और इससे एआई के जरिए यहाँ जिंदगी के हर क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। बोस्टन ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एआई को लेकर काफी तैयारी है। सरकार और निजी क्षेत्र एआई को असरदार ढंग से लागू और एकीकृत करने की क्षमता दिखा रहे हैं। भारत का एआई में एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरना दर्शाता है कि इस नई तकनीक को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेतीबाड़ी जैसी उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लागू करने को अहमियत दी जा रही है। और देखिए बजट की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में। और G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आप देखिए 21 मेंबर हो चुके हैं और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखते हैं कि किसकी छत्तीसगढ़ सरकार की बातें की जा रही हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। ये आप देखते हैं वैकल्पिक राजनीति की परीक्षा। देश की राजधानी में नैतिकता की चमकदार दावों से भरी आम आदमी पार्टी की वैकल्पिक राजनीति का हस्त देखने के बाद लोगों की नजर अब बिहार विधानसभा पर है। ये भी राजनीति की बातें हो रही हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। इस तरह से आप देखिए, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग ये आर्टिकल। इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।